पिछली वीडियो में हमने 1813 तक के चार्टर एक्ट को आप लोगों को क्लियर करवाया था। आज जो है हम 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो 1833 का चार्टर एक्ट है वो कई सारे परिवर्तन लेकर के आया और 1813 के चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसे सीरियस होकर के इस चीज को देखिए कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें जो प्रावधान किए गए थे, ये सबसे पहला प्रावधान किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को, कहाँ के, यानी बंगाल के गवर्नर को पदनाम दिया गया, क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, तो इस चीज को समझिए कि यहां से प्रश्न जैसे वनडे लेवल का जब प्रश्न बनता है तो पूछा जाता है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा क्वेश्चन यहीं से फिर बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत का क्या बना, प्रथम गवर्नर जनरल। और यहीं से थोड़ा सा घुमा करके दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ये चीजें क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर इसके। देखिए, इसका अगला पॉइंट है कि इसने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। अभी तक जो बंगाल के अतिरिक्त मद्रास एवं मुंबई के गवर्नरों को विधायी शक्ति प्राप्त थी, उसे अब क्या कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। यानी अब विधायी शक्ति जो है किसके पास आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि इस अधिनियम से सिविल सेवा की परीक्षा को खुली प्रतियोगिता के आधार पर कराने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो देखिए, अभी तक जो परीक्षा होती थी ये खुली प्रतियोगिता के रूप में नहीं होती थी, यानी मेरिट के आधार पर एग्जाम लिया जाता था। अब उसको खुली प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप की गतिविधियों को समाप्त कर उसे एक फुल प्रूफ प्रशासनिक बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक प्रशासनिक बना दिया गया। यानी अब कंपनी जो है क्या करेगी, व्यापारिक कार्य न करके क्या करेगी, टोटली प्रशासनिक कार्य करेगी। ठीक, ये चीजें जो है कब किया जा रहा है, 1833 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसके चलते हैं कि देखिए इसमें और क्या क्या प्रावधान किया गया। इसमें यह व्यवस्था किया गया कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यकाल को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था उसका रिपीट यहां पे भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। किसको, दासता को अवैध कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक, लेकिन जो दास प्रथा समाप्त की गई थी वो कब की गई थी, तो 1843 के समय की गई थी, लॉर्ड एलनबरो के समय की गई थी। तो इसमें केवल अवैध घोषित किया गया था, दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कब किया गया था, तो यह 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, यह क्लियर कट याद रखिएगा। अब कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद एक कानूनी सदस्य बनाया गया। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसमें एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। इसमें, इस परिषद में एक नया सदस्य लाया गया जो कानून का जानकार था। और इस कानून के प्रथम सदस्य किसको बनाया गया, मैकाले को, मैकाले को बनाया गया। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि किस चार्टर अधिनियम के तहत
एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किस व्यक्ति को प्रथम कानूनी सदस्य बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। अब देखिए कुछ इसमें मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो चाय का व्यापार उसके पास था और चीन के साथ, यानी जो चीन के साथ इसका व्यापारिक एकाधिकार था, अब उसे भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब कंपनी के जिम्मे व्यापार का काम छोड़ दिया गया कि कंपनी अब जो है टोटली प्रशासनिक कार्य करे। व्यापारिक कार्य अन्य कंपनियां आकर के भारत में कर सकती हैं। अब किसी भी व्यापार को कोई भी कंपनी भारत में आकर के कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अब उतना समय नहीं है कि वह टोटल समय अपना व्यापारिक कार्यों में ही लगाए। ये बात आप लोगों को क्लियर से अब समझ जाना है। देखिए अब इसमें और क्या क्या प्रावधान किया गया। इसमें और प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा केवल गवर्नर जनरल की परिषद को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी वही कानून बनाएगी, और इसी के बनाए हुए कानून बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी लागू होगा। यानी कंपनी के अतिरिक्त अब इस परिषद के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा जो है कानून नहीं बनाएगा। इस अधिनियम द्वारा नियुक्तियों में भेदभाव को नकार कर योग्यता पर बल दिया गया। जाहिर सी बात है कि जब इसमें प्रतियोगिता परीक्षा लाई गई, यानी प्रतियोगिता पर बल दिया गया, तो जो भेदभाव होता था, यानी मेरिट के आधार पर भाई भतीजावाद था कंपनी के अधीन, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक, अब एक चीज इसमें और किया गया। देखिए हमने ये कहा था कि 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारतीयों के शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब वो शिक्षा का जो 1 लाख का बजट था वो कैसे खर्च हो, क्या उसके लिए प्रावधान किया जाए, उसके लिए इसमें एक लोक शिक्षा समिति बनाई गई। ठीक, एक लोक शिक्षा समिति बनाई गई, लोक शिक्षा समिति बनाई गई। और जब ये समिति बनाई गई तो उस पर डिस्कस किया गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि विलियम जोन्स और लॉर्ड मैकाले जैसे लोग जो थे इस पे बहस किए कि भारतीयों को शिक्षा कैसे दी जाए। तो जोन्स थे तो इनका विचार था कि जो भारतीयों को शिक्षा दी जाए उनके ही भाषा में शिक्षा दी जाए, यानी उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश सीखने में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो लॉर्ड मैकाले थे तो इनका तर्क था कि नहीं, हम जो है कुछ वर्गों को शिक्षित करें, इंग्लिश में ही शिक्षित करें, और जब इंग्लिश में कुछ वर्गों को शिक्षित कर लेंगे तो वही वर्ग धीरे धीरे अपने नीचे वाले को शिक्षित कर देगा। और इसी थ्योरी को लागू किया गया। इसलिए इस थ्योरी को इतिहास में फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिल्ट्रेशन या निस्यंदन से तात्पर्य यह है कि आप ऊपर वाले को शिक्षित करिए, नीचे छन छन करके शिक्षा अपने आप जाएगी। तो एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि शिक्षा में फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन का सिद्धांत लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है लॉर्ड मैकाले को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1833 का चार्टर एक्ट भी हमने कंप्लीट कराया। इससे जितने प्रश्न बनने थे उसको मैंने यहाँ सॉल्व कराने का भी प्रयास किया। आगे जो है हम इसी तरह से सारे चार्टर एक्ट को एक एक करके क्लियर कराएंगे। इसके अतिरिक्त इतिहास की और सारी क्लास जो है रेगुलर चलती रहेगी। आप लोग यदि यूजीसी नेट जेआरएफ या यूपीएससी या पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं, आपका पेपर ऑप्शनल भी है, तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ करके आप ऐप के थ्रू भी अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे धन्यवाद, नमस्कार।